नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करके पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम क्या है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व क्या है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व क्या है। दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के निर्धारक तत्व के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र की स्थापना क्यों की गई। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो मिली जुली सरकारें होती है, मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं क्या होती है। चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको मिली जुली सरकारों की प्रमुख विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक दलीय प्रणाली के गुण बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो एक दलीय प्रणाली होता है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको एक दलीय प्रणाली के गुण बताना है। यानी कि एक दलीय प्रणाली के जो भी गुण होते हैं पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको विस्तार पूर्वक एक दलीय प्रणाली के गुण बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत क्या है। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो ग्राम पंचायतें हैं, ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत क्या है। यहाँ पे आपको छठे क्वेश्चन के अंदर ग्राम पंचायतों की आय के स्रोत के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, 74वां संविधान संशोधन का स्वरूप और संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था, 74वां संविधान संशोधन का जो स्वरूप है, यहाँ पे आपको सातवें क्वेश्चन के अंदर 74वां संविधान संशोधन का स्वरूप और संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, दबाव गुट की विशेषताएं बताइए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि दबाव गुट की विशेषता है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको दबाव गुट की विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, मतदान व्यवहार के अध्ययन में क्या कठिनाइयां है। नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि मतदान होता है, मतदान व्यवहार के अध्ययन में क्या कठिनाइयां है। यहाँ पर दोस्तों आपको नौवें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि मतदान व्यवहार के अध्ययन में क्या कठिनाइयां है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता पर भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता है, पंथ निरपेक्षता पर जो भारतीय दृष्टिकोण है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको पंथ निरपेक्षता पर भारतीय दृष्टिकोण की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति एवं राजनीति में अंतःक्रिया को स्पष्ट कीजिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है जो जाति है और जो राजनीति है, जाति एवं राजनीति में जो अंतःक्रिया है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति एवं राजनीति में अंतःक्रिया को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जाति होता है तथा जो वर्ग होता है, जाति तथा वर्ग में क्या अंतर होता है। 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में भाषावाद एक प्रमुख बाधा है, संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में भाषावाद एक प्रमुख बाधा है। यहाँ पर दोस्तों आपको संक्षेप में बताना है कि जो भाषावाद है भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बाधा है। यहाँ पर दोस्तों आपको संक्षेप में स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारत है, भारत में जो क्षेत्रवाद है, भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। यहाँ पे आपको 14वें क्वेश्चन के अंदर बताना है कि भारत में क्षेत्रवाद से क्या आशय है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद को समझाइए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय राजनीति है, भारतीय राजनीति में जो संप्रदायवाद है, यहाँ पर दोस्तों आपको 15वें क्वेश्चन के अंदर भारतीय राजनीति में संप्रदायवाद को समझाना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में सांप्रदायिकता दूर करने हेतु सुझाव दीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो भारत में सांप्रदायिकता है, भारत में सांप्रदायिकता दूर कैसे होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको भारत में सांप्रदायिकता दूर करने के सुझाव देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन
दिया हुआ है, दल बदल के मुख्य कारण क्या है। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो दल बदल का मुख्य कारण होता है, यहाँ पे आपको दल बदल के मुख्य कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात किए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकटकालीन उद्घोषणा में संवैधानिक प्रभाव का संचय वर्णन कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो अनुच्छेद 352 है, अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकटकालीन उद्घोषणा में जो संवैधानिक प्रभाव है, यहाँ पर दोस्तों आपको अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई संकटकालीन उद्घोषणा में संवैधानिक प्रभाव का संचय वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की औचित्य का वर्णन कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भारतीय राष्ट्रपति होता है, भारतीय राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ होती है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की औचित्य का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख करते हुए दल बदल रोकने के प्रयासों की चर्चा कीजिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दल बदल होता है, दल बदल होने के क्या कारण होते हैं। यहाँ पे आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले आपको दल बदल के प्रमुख कारणों का उल्लेख करना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि जो दल बदल होता है, दल बदल रोकने के क्या प्रयास हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दल बदल रोकने के प्रयासों की चर्चा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, इसके दुष्परिणामों की व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो सांप्रदायिकता होता है, सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले सांप्रदायिकता के बारे में बताना है। उसके बाद आगे आपको बताना है कि इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको दुष्परिणामों की व्याख्या करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, संजातीयता की भावना स्पष्ट करते हुए इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है जो संजातीयता होता है, यहाँ पर दोस्तों आपको संजातीयता की भावना स्पष्ट करना है और संजातीयता की भावना स्पष्ट करते हुए क्या करना है, इसके विभिन्न आधारों पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, वर्ग को परिभाषित करते हुए जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो वर्ग होता है, पांचवें क्वेश्चन के अंदर आपको वर्ग को परिभाषित करना है और वर्ग को परिभाषित करते हुए जाति तथा वर्ग में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं लिखिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो पंथ निरपेक्षता होता है, पंथ निरपेक्षता की क्या विशेषताएं होती है। छठे क्वेश्चन के अंदर आपको पंथ निरपेक्षता की विशेषताएं लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय रणनीति एवं जाति पर एक आलोचनात्मक निबंध लिखिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो भारतीय रणनीति होता है और जो जाति होता है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको भारतीय रणनीति एवं जाति पर क्या करना है, एक आलोचनात्मक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूहों की भूमिका की विवेचना कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो राजनीतिक प्रक्रिया होता है, राजनीतिक प्रक्रिया में जो दबाव समूह होते हैं, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह की भूमिका की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखिए। नवा क्वेश्चन कह रहा है जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था, यहाँ पे आपको नवे क्वेश्चन के अंदर 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों पर एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, लोकतंत्रीय राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो लोकतंत्रीय राज्य होता है, लोकतंत्रीय राज्य में जो राजनीतिक दलों की भूमिका होती है, यहाँ पर दोस्तों 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको लोकतंत्रीय राज्य में राजनीतिक दलों की भूमिका का वर्णन करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 10 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को वहीं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।